नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड सीरीज़ में हम कंपनियों के बिजनेस मॉडल का अध्ययन करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी आखिर क्या कारोबार करती है और कंपनी की भविष्य की योजनाएं क्या हैं, ताकि आप शेयर के बारे में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकें। तो आज की कंपनी है ई-पैक ड्यूरेबल्स। ई-पैक ड्यूरेबल एक कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रूम एयर कंडीशनर, हेयर ड्रायर, मिक्सर ग्राइंडर एट्सेट्रा। ई-पैक ड्यूरेबल्स के दो बिजनेस सेगमेंट्स हैं। पहला बिजनेस सेगमेंट है रूम एयर कंडीशनर्स का निर्माण और इसके प्रोडक्ट्स का निर्माण। तो इसके प्रोडक्ट्स में कंपनी हीट एक्सचेंजर्स, कॉपर ट्यूब्स और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, असेंबली इत्यादि प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। इसके अलावा कंपनी स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस जैसे मिक्सर ग्राइंडर, वाटर डिस्पेंसर, इंडक्शन कुकटॉप का निर्माण भी करती है। अब बात करते हैं कि कंपनी के कुल रेवेन्यू का ये दो सेगमेंट कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो रूम एयर कंडीशनर और इसके पार्ट्स लगभग 80 से 85% कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, और बाकी जो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस जैसे मिक्सर ग्राइंडर एट्सेट्रा ये 10 से 15% कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी के 3 प्लांट्स हैं जहां ये अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, और कंपनी के 4 R&D सेंटर हैं। अब ये R&D सेंटर क्या करते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से समझने की ज़रूरत है। तो हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में आगे बात करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाती है, जिसमें कंपनी रूम एयर कंडीशनर बनाती है। तो अब आप ये कहेंगे कि इस ब्रांड का रूम एयर कंडीशनर तो हमने सुना ही नहीं। तो ये आपके लिए डायरेक्ट एयर कंडीशनर बना के सप्लाई नहीं करती है, ये ब्रांड्स के लिए रूम एयर कंडीशनर बनाकर देती है। अब ये ब्रांड क्या हुए? ब्रांड हुए जैसे कैरियर एयरकॉन, हिटाची, डाइकिन और इसी तरह के अन्य ब्रांड, या ब्लू स्टार समझ लीजिए। तो ये जो ब्रांड्स हैं ये इसको ऑर्डर देते हैं। इस कंपनी को ऑर्डर मिलने के बाद ये कंप्लीट यूनिट तैयार करती है, और जो क्लाइंट है यानी जो ब्रांड है जैसे हिटाची हुआ या एयरकॉन हुआ, ये अपना ठप्पा लगा के आप तक अपने नाम से बाज़ार में एयर कंडीशनर बेचते हैं। अब आप ये कहेंगे कि कंपनी खुद क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर लेती? देखिए, कंपनी उस सेगमेंट में काम करना चाहती है, यानी मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, यानी ब्रांड उस जगह काम करना चाहता है जहाँ उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो। अब ब्रांड में अगर कोई कंपनी है, हिटाची जैसी कंपनी है, उसके 2 हिस्से हो गए। एक तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एक ब्रांडिंग और सेल्स हो गया। तो कंपनी का कहना ये होता है, यानी क्लाइंट कंपनी का कहना ये होता है कि भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग जो है ना उसकी हेडेक ना लूँ, मैं ये मैन्युफैक्चरिंग की हेडेक किसी और को दे दूँ जो मेरे लिए मेरे स्पेसिफिकेशन से माल तैयार करके मुझे दे दे, और मैं सिर्फ ब्रांडिंग और सेल्स प्रमोशन पर ध्यान दूँ, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्रांड के बारे में अवेयर हों। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आजकल लोग ब्रांड पे जाते हैं। ब्रांड अगर अच्छा होगा या ब्रांड पॉपुलर होगा तो कंपनी को माल बेचने में आसानी होगी। तो ऐसी कंपनियां, ई-पैक ड्यूरेबल जैसी कंपनियां जो ब्रांड्स के लिए माल बनाती हैं, कंप्लीट यूनिट तैयार करती हैं, उनको ODM या ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं। तो ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर्स का काम डिज़ाइन से लेके मैन्युफैक्चर और पैकिंग करके कंपनी तक माल पहुंचाना, यानी ब्रांड तक माल पहुंचाना होता है। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं और एक अन्य शहर में आपको अपना मकान बनवाना है। तो आप इतने बिजी हैं या आप अपना टाइम और एनर्जी मकान बनवाने में खर्च नहीं करना चाहते, तो आप किसी आर्किटेक्ट को पकड़ते हैं और आप उससे ये कहते हैं कि आप आर्किटेक्ट साहब, आप मेरे लिए मकान आप बना दीजिए
मेरे को 3 BHK मकान चाहिए और 2 मंजिल का चाहिए, आगे लॉन होना चाहिए और इस तरह की उसका लेआउट होना चाहिए और ये फैसिलिटी मुझे चाहिए। तो अब आर्किटेक्ट साहब क्या करेंगे, आपको एक डिज़ाइन बना के या लेआउट बना के, नक्शा बना के दिखाएंगे, फिर उसका एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल बना के आपके सामने ला के रखेंगे। आप अगर उसको अप्रूव करते हैं तो उसी हिसाब से आपके सामने आपका मकान तैयार करके आपको चाबी पकड़ा देंगे। आपकी कोई हेडेक नहीं, आप अपने दूसरे शहर में काम करते रहे और यहाँ आपका मकान बन के तैयार हो गया। मकान तैयार हो गया, आपने उसके पैसे दे दिए, आपका टाइम और एनर्जी बच गया। आप कहते हैं भाई मेरे में नौकरी या व्यापार जो मेरे दूसरे शहर में उसमें मैं ज़्यादा ध्यान दूँ तो वहाँ ज़्यादा कमा लूँगा, यहाँ खड़े होकर मकान बनाने मुझे क्या मिल रहा है। तो सेम कंसेप्ट ODM में भी है। तो कंपनीज़ जैसे मैंने बताया वो ब्रांड पे फोकस करना चाहती हैं। दूसरी बात ये है कि कंपनीज़ को फ़ायदा ये भी है, यानी ब्रांड में कंपनीज़, यहाँ पे 2 कंपनीज़ हैं, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी यानी कि ईपैक ड्यूरेबल्स और एक जो कंपनी है वो ब्रांड है। तो मैं मैन्युफैक्चरर और ब्रांड, जब मैं क्लाइंट या ब्रांड वो एक ही बात है। तो मैं कंपनियां क्या करती हैं, यानी क्लाइंट कंपनियां या ब्रांड जो हैं वो एक मुसीबत से और बचने के लिए भी ऐसा करती हैं। वो ये है कि देखिए कंज्यूमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंस हर सीज़न में बदलता है, नई नई चीज़ें आती हैं। जो कॉम्पिटिटर आपका है, यानी जो ब्रांड का एक दूसरा ब्रांड कॉम्पिटिटर है, वो नए नए प्रोडक्ट लाता है बाज़ार में, नए डिज़ाइन के प्रोडक्ट लाता है। तो लगातार कंपनी को नए नए डिज़ाइंस के प्रोडक्ट लाने पड़ते हैं, इसमें खर्चा बहुत होता है। तो इस खर्चे से बचने के लिए भी कंपनी ODM को ऑर्डर करती हैं कि भाई आप मेरे लिए यूनिट बना के दे दीजिए। दूसरी बात, आपकी एक्सपर्टाइज मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होके ब्रांड में है, जो ODM है उसकी एक्सपर्टाइज मैन्युफैक्चर में है, क्योंकि वो बहुत कंपनियों के लिए माल बनाता है। इसके अलावा एक जो इशू आता है वो कॉस्ट का भी आता है। लार्ज स्केल पे ODM के मैन्युफैक्चर करने के कारण, क्योंकि वो कई कंपनीज़ के लिए, कई इसी तरह की कंपनीज़ के लिए मैन्युफैक्चर करता है, तो उसका प्लांट की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जब कंपनी यानी ODM माल बनाती है तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो कम आती है। अगर एक इंडिविजुअल ब्रांड वही माल बनाएगा तो बहुत चांस इस बात के हैं कि उसमें जो कंपनी या ब्रांड की कॉस्टिंग जो आएगी वो ज़्यादा आएगी। यानी अगर ब्रांड उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर खुद करेगा तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। तो ये रही बात। अब ODM के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की कंपनी भी होती है जिसे बोलते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो जैसे OEM। जैसे उदाहरण के लिए हम लें कि मारुति जो है वो अपनी पूरी की पूरी कार कहीं और से नहीं बनवाती, वो अपने प्लांट में ही उसको असेंबल करती है, लेकिन उसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो कई जगह से सोर्स करती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ये बोलें कि जैसे गियर बॉक्स असेंबली है वो किसी एक से मंगाएगी, विंडशील्ड है वो किसी दूसरे से मंगाएगी और इनको प्लांट में असेंबल करेगी और आपके सामने पेश कर देगी। ये रही OEM की बात। लेकिन ईपैक ड्यूरेबल्स ODM है। अब हम बात करते हैं कि जो रूम एयर कंडीशनर हैं भारत में उनकी स्थिति क्या है, यानी कि भारत में उनका पेनिट्रेशन या कितने घरों में ये रूम एयर कंडीशनर उपलब्ध है। भारत में टीवी लगभग 65% घरों में है और वॉशिंग मशीन लगभग 33% घरों में है, लेकिन रूम एयर कंडीशनर केवल 8% घरों में है। अब आप ये सोच सकते हैं कि केवल 8% घरों में अगर एयर कंडीशनर है तो भारत में एयर कंडीशनर, रूम एयर कंडीशनर्स के ग्रोथ की संभावनाएं कितनी ज़्यादा हैं। भारत में रूम एयर कंडीशनर्स के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके कारण कई हैं। इनमें से पहला कारण राइजिंग इनकम लेवल्स है। भारत में धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो देखा गया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एयर कंडीशनर्स खरीदते हैं। राइजिंग इनकम लेवल के अलावा एक दूसरा कारण बढ़ती हुई गर्मी है। पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर्स लगातार बढ़ रहे हैं
तो इसके कारण भी रूम एयर कंडीशनर्स की डिमांड बढ़ रही है। तीसरा कारण शहरों में और गांवों में लगातार बिजली की सप्लाई है। पहले बार बार बिजली चली जाने के कारण बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर नहीं बिका करते थे, लेकिन अब बिजली की सप्लाई इतनी ज़्यादा रेगुलराइज हो गई है कि कोई एयर कंडीशनर्स को चलाने में या एयर कंडीशनर्स को लगातार रन करने में और गर्मी से राहत पाने में कोई समस्या नहीं है। तो ये कारण हुआ तीसरा। एक अन्य कारण जो है वो ये है कि इजी फाइनेंस ऑप्शंस हैं कि आप आराम से जाएं और किश्तों पर सामान लेकर या एयर कंडीशनर लेके आ सकते हैं। इन सभी कारणों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा पीएलआई स्कीम और आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम्स एयर कंडीशनर्स के पेनिट्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। पीएलआई स्कीम में यदि कोई कंपनी जो कि पीएलआई स्कीम के लिए एलिजिबल हो एक निश्चित संख्या से ज़्यादा एयर कंडीशनर्स का उत्पादन करती है तो उसे भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव, सब्सिडी या पैसा मिलता है। दूसरा कारण ये है कि रूम एयर कंडीशनर्स में अब BIS सर्टिफिकेशन कंपलसरी कर दिया गया है। BIS स्पेसिफिकेशन के कारण चाइना से होने वाले जो इंपोर्ट हैं वो कम हो गए हैं, क्योंकि चाइना से आने वाले इंपोर्ट में जनरली BIS का ठप्पा नहीं लगा हुआ होता। एक अन्य कारण ये भी है कि इंपोर्ट किए जाने वाले रूम एयर कंडीशनर्स में कंप्लीटली फिल्ड गैस हुआ करते, यानी कि वो जो एयर कंडीशन होते थे वो गैस फिल्ड एयर कंडीशन होते थे। अब सरकार ने इस तरह के कंप्लीटली गैस फिल्ड एयर कंडीशनर्स पे बैन लगा दिया गया है। तो अब कंपनियों के पास यानी कि ब्रांड्स के पास कोई चारा नहीं है कि वो लोकली मैन्युफैक्चर एयर कंडीशनर्स को करवाएं। इसके अलावा एक अन्य जो परिवर्तन सरकार ने ड्यूटी स्ट्रक्चर में किया है, कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर में किया है, उसमें सरकार ने इंपोर्ट किए जाने वाले एयर कंडीशनर पर ड्यूटी बढ़ा दी है और ये लगातार ड्यूटी साल दर साल बढ़ती रहेगी। ये सब आत्मनिर्भर भारत और इसी प्रकार के मेड इन इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के कारण ड्यूटी का बढ़ावा दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी में सब कुछ अच्छा है और कंपनी का प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियां लेती भी हैं, बहुत सारे ब्रांड्स लेते भी हैं, तो फिर समस्या क्या है? देखिए, हर कंपनी में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है। तो अब हमने अच्छाई की बात की, अब हम बात करते हैं बुराई की। कंपनी का जो 80% रेवेन्यू है वो टॉप 5 क्लाइंट्स से आता है, यानी कि कंपनी के जो रेवेन्यू की 80% की निर्भरता टॉप 5 क्लाइंट्स पर है। अगर उनमें से एक क्लाइंट्स भी चला जाता है तो कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट पे प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात यह है कि कंपनी ने कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी नहीं कर रखा इस तरह की कंपनियों से, यानी क्लाइंट कंपनियों से कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी नहीं है। तो अगर कोई कंपनी छोड़ के चली जाए या कंपनी ये कहे कि मैं तो आपके कॉम्पिटिटर से माल बनवा लूँगी आपकी जगह, तो ई-पैक ड्यूरेबल क्या कर सकता है? तो कंपनी का कहना ये, यानी कि ई-पैक ड्यूरेबल या ODM का कहना ये है कि देखिए, हमारी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इन कंपनियों से, यानी ब्रांड कंपनियों से हमारी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है और हमारा भारत में बनने वाले कुल एसीज़ में, यानी जो एसीज़ ODM बनाते हैं उनमें 24% मार्केट शेयर है। ये मार्केट शेयर हमारा तभी आया है जब हमने एक कंपनी को क्वालिटी प्रोडक्ट बना कर दिया है। हम डिज़ाइन से लेके मैन्युफैक्चर और पैकिंग करके कंपनी तक भिजवाते हैं, यानी ब्रांड तक भिजवाते हैं। और कंपनी अगर हमारी जगह हमारे कॉम्पिटिटर जैसे अंबर एंटरप्राइजेज या PG इलेक्ट्रोप्लास्ट से बनवाएगी माल, तो उसकी एक स्विचिंग कॉस्ट होती है। अब स्विचिंग कॉस्ट क्या हुआ? देखिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जो 10 साल पुराना है, उसमें कुछ अकोमुलेटेड पॉइंट्स हैं। अब आप एक नया कार्ड लेते हैं और आप ये कहते हैं कि जो पहला मेरा पुराना वाला कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसको मैं डिस्कार्ड करता हूँ, उसको मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, उसको मैं कैंसिल करवा देता हूँ। अब जब आप नया कार्ड इस्तेमाल करेंगे और पुराने को कैंसिल करवाएंगे तो अकोमुलेटेड पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे नहीं।
तो ये जो कॉस्ट आपकी लगी ये स्विचिंग कॉस्ट कहलाती है। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब ये पुराने कार्ड से जब नए कार्ड में आपने स्विच किया तो अक्यूमुलेट पॉइंट्स का जो आपको लॉस हुआ वो आपकी कॉस्ट है। और ये ज़रूरी नहीं है कि स्विचिंग कॉस्ट पैसे में भी हो, वो टाइम एनर्जी के रूप में भी हो सकती है। तो कंपनी का कहना यानी ई पैक ड्यूरेबल का कहना ये है कि अगर कंपनियां हमारी जगह अगर हमारे कॉम्पिटिटर से माल बनवाएंगी तो उनको स्विचिंग कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्विचिंग कॉस्ट किस तरह की है। देखिए, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्विचिंग कॉस्ट है वो है डिज़ाइन से रिलेटेड। जब एक ब्रांड ओडीएम से माल बनवाता है तो ओडीएम अपनी डिज़ाइन कंपनी को देता नहीं है, डिज़ाइन ओडीएम के पास ही रहती है। कंपनी के या ब्रांड के स्पेसिफिकेशन से ओडीएम माल बनाएगा, लेकिन वो जो डिज़ाइन है वो कंपनी को या ब्रांड को हैंडओवर नहीं करता है। अब मान लीजिए कि एक ब्रांड ई पैक ड्यूरेबल से माल बनवाने की जगह अंबर एंटरप्राइजेस से माल बनवाता है, तो अब ई पैक ड्यूरेबल अपनी डिज़ाइन तो कंपनी को देने वाला या कंपनी या ब्रांड को देने वाला नहीं है। इसलिए कंपनी को नए सिरे से उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन करवानी पड़ेगी। तो इसमें जो खर्चा और लेबर और एफर्ट जो लगा कंपनी का उसको स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। तो ई पैक ड्यूरेबल का कहना ये है कि ये इस तरह की जो स्विचिंग कॉस्ट है इसके कारण कंपनियां या ब्रांड्स जनरली हमसे हटकर दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनी से माल बनवाने में इच्छुक नहीं रहती है। एक अन्य कारण, एक अन्य जो समस्या कंपनी में है वो है ये है कि कंपनी को लगातार R&D में खर्च करना पड़ता है। कंपनी के 4 R&D प्लांट्स हैं और 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। अब इन 4 R&D में ई पैक ड्यूरेबल को क्यों खर्चा करना पड़ता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस और कंज्यूमर की पसंद हमेशा हर सीज़न में बदल जाती है। तो जो कॉम्पिटिटर ब्रांड्स हैं, मैं ओडीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉम्पिटिटर ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ। अगर वो नए नए प्रोडक्ट लाएगा, आपका जो ब्रांड वाला क्लाइंट है वो आपके ऊपर ये दबाव डालेगा कि भाई मुझे भी इस तरह का बढ़िया प्रोडक्ट बना के दें। तो आपको एज अ ओडीएम, एज ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर, बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट का सजेस्ट आपको करना पड़ेगा ब्रांड को, जो ब्रांड आपका क्लाइंट है, और इसके लिए लगातार आपको R&D में खर्चा करना पड़ेगा। इसके अलावा इस तरह की कंपनीज़ में यानी ODMs में वर्किंग कैपिटल की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। इसके कारण ही कंपनी का यानी ई पैक ड्यूरेबल का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.5 है। वर्किंग कैपिटल की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। कंपनी का बिजनेस सीजनल है, लगभग 6 महीने, जनवरी फरवरी के बाद से 6 महीने जो है कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर आते हैं, क्योंकि भारत में गर्मी का सीज़न होता है। लेकिन उसके बाद के 6 महीने, अगस्त के आज से बाद के दिसंबर तक या जनवरी तक जो सीज़न होता है वो भारत में सर्दी का सीज़न होता है। तो यहाँ पर कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर नहीं आते हैं। अब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए कंपनी ने जो इसका दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ फोकस किया है, यानी कि कंपनी अब इस तरह के प्रोडक्ट में बनाने में इंटरेस्टेड है जो 12 महीने चल सकें। जैसे कि मैंने बताया, पहले से जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें मिक्सर ग्राइंडर है, वाटर डिस्पेंसर्स है और इंडक्शन कुकटॉप्स है। अब कंपनी का प्लान ये है कि वो फुली ऑटोमेटिक मशीन भी बनाएगी। इसके अलावा उन 6 महीने जिसमें कंपनी का स्लैक सीज़न है, वो जो सर्दी का सीज़न है, उसके लिए कंपनी ने जो स्ट्रेटेजी तैयार की है वो एक कॉमन सेंस स्ट्रेटेजी है। तो कंपनी एयर कूलर, हीटर और गीज़र इस क्षेत्र में भी प्रवेश कर रही है, यानी कि ये सब भी मैन्युफैक्चर कर रही है, ताकि जो रेवेन्यू में वॉलेटिलिटी है, पूरे साल रेवेन्यू में जो वॉलेटिलिटी रहती है वो ना हो। अब कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर लें। कंपनी के
का मार्केट कैप लगभग 5,000 करोड़ है। कंपनी का आरओई लगभग 7% है। कंपनी का पी बहुत ज़्यादा है जो करीब 100 के आसपास है, लेकिन इस सेक्टर की करीब सभी कंपनियों का पी 100 या 100 से ऊपर है। इसके अलावा कंपनी का, जैसे मैंने बताया, डेट इक्विटी रेशो 0.5 है। कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन अक्सर जो स्लैक सीज़न या सितंबर क्वार्टर जो इनका होता है उसमें कंपनी को घाटा करते हैं और इस रेवेन्यू की वॉलेटिलिटी के लिए कंपनी प्रयास कर रही है। कंपनी के प्रमोटर जो हैं वो, उनका अगर अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस देखें तो वो करीब 100 साल का है। यानी कि अगर कंपनी के जो प्रमोटर्स का कुल एक्सपीरियंस जोड़ लें तो 100 साल हो जाता है, जो एक अच्छा नंबर है। यानी कि कंपनी के प्रमोटर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 48% शेयर भी हैं, तो ये भी कंपनी में एक कॉन्फिडेंस दर्शाता है। तो ये रही ईपैक ड्यूरेबल की कारोबार की बात। यदि आपको ये प्रयास पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। यदि आप किसी अन्य कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। आपकी कुछ और सलाह या सुझाव भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम इसी तरह के कंपनी के बिजनेस मॉडल एनालिसिस आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।